डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत भारत में मुद्रा आपूर्ति के चैप्टर के अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति के घटकों का महत्व। हमने इस चैप्टर में ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये एक्चुअली घटक है। इस चैप्टर में हमने मुद्रा आपूर्ति के स्रोत बताए थे पिछले वीडियो में, और जिसमें ये बताया था कि मुद्रा आपूर्ति के 3 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। पहला स्रोत था आरबीआई द्वारा नोट इशू, दूसरा था भारत सरकार द्वारा नोट इशू, और तीसरा था बैंकों द्वारा साख सृजन या बैंकों द्वारा मुद्रा की आपूर्ति या बैंकों द्वारा साख का निर्माण। इन तीनों घटकों को, तीनों स्रोतों का अध्ययन करने के बाद अब अपन बात करते हैं कि मुद्रा आपूर्ति में जो ये घटक है ये कितने महत्वपूर्ण हैं। मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति के लिए आवश्यक होता है कि मुद्रा आपूर्ति के सभी अंग संतुलित रूप से संचालित हो। मुद्रा आपूर्ति का महत्वपूर्ण घटक आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा राशि है, जो पहले भी कल बताया गया। यह मुद्रा राशि मांग के अनुरूप निर्गमित की जानी चाहिए। इस हेतु आरबीआई प्रत्येक तिमाही में एक प्रतिवेदन तैयार करती है जो देश में मुद्रा व वित्त की व्यावहारिक स्थिति को प्रकट करती है। हर क्वार्टरली इस तरह का एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसमें मुद्रा की आपूर्ति के बारे में एनालिसिस किया जाता है। इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा जारी सहायक मुद्रा, पहले बताया गया कि 1 रुपये का नोट केंद्र सरकार जारी करती है, तो 1 रुपये का जो नोट सहायक मुद्रा के रूप में जारी करती है वह मुद्रा आपूर्ति का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत था, जो लेन देन को सुगम बनाने हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मुद्रा आपूर्ति का तीसरा अंग जो बहुत विस्तृत है वो बैंक जमाओं के रूप में चलन वायु के रूप में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है, बैंक के जो साख का निर्माण करती है। इस प्रकार मुद्रा आपूर्ति के तीनों अंग एक दूसरे के पूरक के रूप में अपना महत्वपूर्ण प्रतिपादित करते हैं। और मुद्रा आपूर्ति के तीनों जो अंग हैं 3, पहला जो हमने बात कही है आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति, ये पहला अंग है। इसके बाद में बात करेंगे दूसरे अंग की, उसके बाद में बात करेंगे तीसरे अंग की। दूसरा था केंद्र सरकार द्वारा जारी मुद्रा, और तीसरा था बैंकों द्वारा जमाओं के रूप में साख का निर्माण करना या मुद्रा की आपूर्ति करना। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की मुद्रा आपूर्ति के महत्व। तो हमने ये कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक देश की सर्वोच्च मौद्रिक व्यवस्था के रूप में मुद्रा का नियमन व नियंत्रण करता है। नोट निर्गमन का इसे पूर्ण अधिकार होता है। यह अपनी मौद्रिक नीति से अनुसार कुशल मौद्रिक प्रबंध करता है। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो अपनी मौद्रिक नीति के अनुसार कार्य करता है। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार का ही अंग होता है, तथापि उसे पृथक स्वायत्तता भी प्राप्त होती है। वो किसी भी केंद्र सरकार का ही अंग है, लेकिन फिर भी वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। सरकार द्वारा अपनाई गई घाटे की वित्त व्यवस्था की आपूर्ति रिजर्व बैंक द्वारा नए नोट निर्गमन करके की जाती है। जो भी सरकार डेफिसिट डिक्लेयर करेगी, घाटा डिक्लेयर करेगी, तो उस घाटे की व्यवस्था भी आरबीआई नए नोट जारी करके कर सकती है। रिजर्व बैंक सरकार को घाटे की पूर्ति हेतु ऋण भी प्रदान करती है। अगर घाटा सरकार का ज़्यादा है तो आरबीआई उसे लोन भी देती है। इस प्रकार रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। आरबीआई सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मुद्रा की पूर्ति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर रिजर्व बैंक मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक प्रबंध के कारण मुद्रा का प्रसार व नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। व्यापार उद्योग की स्थिति के अनुरूप मुद्रा की पूर्ति में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है। जब कभी मुद्रा की पूर्ति की जरूरत से कम अथवा अधिक हो जाती है तो इसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब ये तो एक इंट्रोडक्टिव स्टेज पे आपको समझाने का प्रयास किया। फिर हमने लिखा कि ये नोट इश्यू का महत्वपूर्ण आपूर्ति का स्रोत है। इस दृष्टि से निम्न महत्वपूर्ण घटक हैं। तो हमने पहले घटक की बात की, मूल स्रोत के रूप में महत्व। तो आरबीआई जो है वो मुद्रा आपूर्ति का मूल स्रोत है। मूल स्रोत का मतलब सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कैसे है? रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति का मूल स्रोत है। इसके माध्यम से देश में नोट इश्यू का कार्य होता है। इस दृष्टि से आरबीआई का मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक योगदान है।
रिजर्व बैंक की नोट निर्गमन की नीति की कुशलता संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यदि आपने नोट इश्यू करते वक्त कोई सिद्धांत का पालन नहीं किया या मौद्रिक नीति के अनुरूप नहीं किया तो वो प्रभावित करेगी आपकी अर्थव्यवस्था को। तो नोट इश्यू या मूल स्रोत जो है वो आरबीआई है। दूसरा हमने लिखा व्यापार व उद्योग की स्थिति के अनुरूप मुद्रा आपूर्ति। हमारे देश में व्यापार की क्या स्थिति है, उद्योग की क्या स्थिति है, उसके अनुरूप मुद्रा आपूर्ति आरबीआई करती है। आरबीआई अपने कुशल मौद्रिक प्रबंधन के कारण मुद्रा आपूर्ति को संतुलित कर देश में समय समय पर मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने में सफल रहता है। देखिए, अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की घटनाएं होती है। एक होता है मुद्रा प्रसार और दूसरी घटना होती है मुद्रा संकुचन। अब ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, दोनों अलग अलग समझना होगा। प्रसार की स्थिति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो मांग भी बढ़ती है और उत्पादन भी बढ़ता है। संकुचन इसकी विपरीत स्थिति होती है, जिसमें वस्तुओं की कीमतें घटती है, मांग कम होती है, उत्पादन कम होता है और उसका परिणाम ये होता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ती है। तो प्रसार और संकुचन दोनों स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है और मौद्रिक नीति के अनुसार नए नोट जारी किए जाते हैं और मुद्रा की पूर्ति की व्यवस्था की जाती है। तो प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित किसको करना है? प्रसार को। प्रसार को नियंत्रित करने के लिए व्यापार और उद्योग की स्थिति के अनुसार कार्य करने के साथ साथ मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करना प्रभावकारी कार्य के रूप में आरबीआई का माना गया है। उसके बाद में चौथा है घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था के महत्व में हीनार्थ प्रबंध। जब भी केंद्र सरकार का घाटा हो जाएगा तो नए नोट जारी करके या आरबीआई को लोन देके आरबीआई मुद्रा आपूर्ति की व्यवस्था को सुचारू करेगी। और विस्तृत रूप से यदि हम देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार जब विकासात्मक कार्य करना चाहती है तब रिजर्व बैंक की सलाह से घाटे की बजट व्यवस्था को अपनाती है कि आय और व्यय में जब विकासात्मक कार्य किए जाते हैं तो विकासात्मक कार्यों में वापस अर्निंग कम होती है। हमने सड़कें बनवा दी, हमने पुल बनवा दिए, हमने मेट्रोस चलवा दी, हमने और कई विकासात्मक कार्य करा, इनसे अर्निंग क्या होनी है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था है। तो आरबीआई की सलाह पर घाटे की व्यवस्था की जाती है। प्रति वर्ष बजट में कुछ आपूर्ति घाटा छोड़ा जाता है। सरकार जब बजट डिक्लेयर करती है तो उसमें पहले से घाटा डिक्लेयर किया जाता है, जिसकी पूर्ति अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि कर घाटे की वित्त व्यवस्था में सरकार का सहयोग करता है। उसके बाद पांचवा देखा हमने साख नियंत्रण में मूल्य स्थायित्व। तो दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक होता है साख का निर्माण और एक होता है साख का नियंत्रण। तो हमेशा व्यापारिक बैंकें साख का निर्माण करती है और आरबीआई साख को नियंत्रित करती है। तो आरबीआई साख को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति की घोषणा करती है, जिसमें दो प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, परिमाणात्मक तरीके, गुणात्मक तरीके, जिसमें प्रसार, संकुचन और ये बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं आदि सारे सम्मिलित अगले चैप्टर में आगे जाके विस्तृत रूप से अपन देखेंगे। साख नियंत्रण अलग से देखेंगे। यहाँ बात हो रही है साख नियंत्रण में मुद्रा आपूर्ति। तो मुद्रा की आपूर्ति जब केंद्र सरकार नियंत्रण नहीं रख पाती है तथा अनुत्पादक व्ययों में वृद्धि के कारण मुद्रा प्रसार के फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है, सरकार नियंत्रण में सफल नहीं हो पाती है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लग जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मुद्रा प्रसार बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण वैल्यूएशन ऑफ मनी गिरने लग जाती है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाने तथा व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु साख नियंत्रण के उपायों को अपनाती है। जब इस तरह की स्थिति हो जाती है तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को बीच में आना पड़ता है। इस प्रकार देश में मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित करने तथा मूल्य स्तर को स्थायित्व लाने के लिए मुद्रा के प्रति जन विश्वास बनाए रखने में आरबीआई की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब जनता को नोट के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए, भारतीय करेंसी को कायम रखने के लिए, जनता में विश्वास पैदा करने के लिए आरबीआई साख नियंत्रण की नीति को अपनाती है। रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर इस दृष्टि से आरबीआई बैंक का मुद्रा आपूर्ति में परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये था आरबीआई किस प्रकार से मुद्रा आपूर्ति में योगदान देती है। इसके बाद अपन बात करेंगे अगले में, तो हम देखेंगे दूसरा है सरकार द्वारा
मुद्रा आपूर्ति में महत्व। अब देखिए, ये तो बात की हमने आरबीआई की। अब बात कर रहे हैं अपन कि सरकार मुद्रा आपूर्ति में क्या करती है। तो ये पहले ही बताया जा चुका है कि केंद्र सरकार 1 रुपये का नोट जारी करती है जो लेन देन में काम आता है, तो उसके माध्यम से भी मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका सरकार भी खुद अपने पार्ट पे निभाती है। केंद्र सरकार देश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक सत्ता होती है जिसके पास देश के नव निर्माण का एक सुनहरा स्वप्न होता है। इस दृष्टि से मुद्रा आपूर्ति के संबंध में केंद्र सरकार महती भूमिका का निर्वहन करती है। वस्तुतः यह देखा जाए तो रिजर्व बैंक भी केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य संपादित करती है। देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में लिए गए सभी निर्णय मानने हेतु आरबीआई बाध्य होता है। केंद्र सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं उन सभी निर्णयों के लिए आरबीआई हमेशा बाध्य होती है कि वो, देखिए मैंने साफ यहाँ लिखा है, देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में लिए गए सभी निर्णय मानने के लिए आरबीआई बाध्य होता है। आरबीआई को बाध्य होना पड़ता है कि वो सारे निर्णय माने। इस दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। केंद्र सरकार का आपूर्ति में जो महत्व स्पष्ट किया गया है वो निम्न बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। पहली हमने बात की हीनार्थ प्रबंध द्वारा आपूर्ति में वृद्धि। अभी हीनार्थ प्रबंध को पहले भी बताया जा चुका है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। सरकार विकासात्मक कार्य ज़्यादा करने के कारण खर्चे ज़्यादा होते हैं और उसके वापस आमदनी नहीं हो पाती तो बजट घाटे का बनता है। घाटे की वित्त व्यवस्था को हीनार्थ प्रबंध बोलते हैं। तो हीनार्थ प्रबंध द्वारा आपूर्ति में वृद्धि। केंद्र सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के लक्ष्य निर्धारित करती है। 2017 के बाद सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी है, अब प्रतिवर्ष वार्षिक योजनाएं चलाई जाती है। 2017 से पहले तक पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। 12 पंचवर्षीय योजनाएं स्वतंत्रता प्राप्ति से लेके अब तक हमने चलाई है। अब 17 के बाद केवल 1 वर्षीय योजनाएं चलती हैं। तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के लक्ष्य निर्धारित करती है। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु हीनार्थ प्रबंध कर मुद्रा की आपूर्ति की मात्रा केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करती है कि केंद्र सरकार ने घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए कौन कौन से साधन या कौन कौन से तरीके अपनाए हैं। दूसरा हमने कहा जन विश्वास का प्रतिनिधित्व। मुद्रा की पूर्ति जन विश्वास पर निर्भर करती है। पत्र मुद्रामान का आधार ही जन विश्वास है। जन विश्वास टूटने पर वैधानिक मुद्रा भी मुद्रा के रूप में कार्य संपादित नहीं कर पाएगी। जनता से विश्वास खो दिया, नोट के ऊपर किसी का विश्वास नहीं रहा जनता का, तो फिर आरबीआई काम नहीं कर पाएगी, सरकार भी काम नहीं कर पाएगी। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जर्मन में हुए मुद्रा प्रसार का उदाहरण हमारे सामने है। जब सरकार द्वारा घोषित मार्क के नोट सामान्य जनता द्वारा अस्वीकार किए जाने लगे तथा व्यावसायिक सौदों का निपटान मार्क के स्थान पर डॉलर में होने लगा, वहाँ जो करेंसी जारी की गई थी वो जनता ने अस्वीकार कर दी। इसके कारण मार्क जो नाम की एक मुद्रा जर्मनी में जारी की गई थी वो नहीं चलाई जाती, क्योंकि जनता ने उसको नकार दिया, तो उसके स्थान पर वापस डॉलर लगाना पड़ा। अतः सुदृढ़ केंद्र सरकार द्वारा मुद्रा आपूर्ति के लिए आवश्यक यह है कि केंद्र सरकार मुद्रा आपूर्ति का इस नोट इश्यू में महत्वपूर्ण अपना अंग निभाए। उसके बाद तीसरी बात की मुद्रा के स्वरूप परिवर्तन में भूमिका। विभिन्न चरणों में मुद्रा के स्वरूप में भी परिवर्तन दृष्टिकोण होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार करने के पश्चात मुद्रा के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है। विनिमय दर का निर्धारण, साख नियंत्रण की वैधानिक स्वरूप का विकास, मुद्रा के नए रूपों का विकास तथा सांकेतिक विश्वव्यापी मुद्रा की अवधारणा का विकास सरकार की भूमिका में फलस्वरूप संभव हो पाता है। वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था में लोचशीलता, संतुलित आपूर्ति सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से सरकार प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। हम ये कहना चाहते हैं कि मुद्रा के स्वरूप में जब परिवर्तन किया जाता है, यानी नोट चेंज किए जाते हैं। अभी विगत वर्षों में सरकार ने 1000 रुपये का नोट बंद कर दिया, 2000 का नोट जारी कर दिया। इसमें भी जनता ने पूरा सहयोग किया, जनता का विश्वास टिका रहा। तो सरकार की मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी हो सकती है क्योंकि मुद्रा के स्वरूप में सरकार कभी भी परिवर्तन कर सकती है। चौथा है मौद्रिक नीति। अब 2 तरह की नीति होती है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति की बात यहाँ नहीं की जाती है। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा ही जारी की जाती है केंद्र सरकार की मौद्रिक नीति में।
तो सरकार की इच्छा शक्ति पर ही देश की मौद्रिक नीति निर्भर करती है। देश में मौद्रिक व्यवस्था कठोर होगी या उदार होगी, यह सरकार पर निर्भर होगी। श्रेष्ठ सरकारी प्रगतिमूलक मौद्रिक व्यवस्थाओं का निर्माण करती है। इस दृष्टि से भी सरकार मुद्रा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकती है, अगर मौद्रिक नीति सही है तो। ये तो बात की हमने सरकार की। अब तीसरे चरण में देखते हैं व्यापारिक बैंकों द्वारा मुद्रा आपूर्ति में महत्व। ये पहले भी बताया गया, व्यापारिक बैंकें मुद्रा की चलन गति के आधार पर साख का निर्माण करती है। कैसे करती है, इसको थोड़ा विस्तृत रूप में हम देखने और समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि देश में मुद्रा का निर्माण व निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, किंतु व्यापारिक बैंक अपनी बैंकिंग क्रियाओं के माध्यम से कई गुना नई मुद्रा सृजित कर सकती है। मल्टीपल चॉइस, एक 100 रुपये का नोट है, एक ही 100 रुपये का नोट एक व्यक्ति के पास गया, एक व्यक्ति से दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, तीसरे से चौथे के पास गया, तो है तो 100 रुपये, लेकिन 4 व्यक्तियों के पास जाने के कारण उन 4 व्यक्तियों ने 100 रुपये करके 400 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो 100 रुपये 400 रुपये में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए मुद्रा की गति होती है, जिसको अपन वेलोसिटी देखते हैं। इसको अपन अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, गति क्या होती है। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि देश में मुद्रा का निर्माण व निर्गमन का कार्य RBI द्वारा किया जाता है, किंतु व्यापारिक बैंकें अपनी क्रियाओं के माध्यम से कई गुना नई मुद्रा सृजित कर लेते हैं। व्यापारिक बैंक केवल मुद्रा का लेन देन ही नहीं करते, परंतु मुद्रा का निर्माण भी करते हैं। इस विशिष्ट बैंकिंग क्रिया के कारण व्यापारिक बैंकों द्वारा आपूर्ति के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी इसे व्यक्त किया गया है, जिसे निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। ये लेन देन ही नहीं करते, परंतु मुद्रा का निर्माण भी करते हैं। अब पहला है इसमें मुद्रा निर्माण में सहायक। अब ये मुद्रा निर्माण व्यापारिक बैंकें कैसे करती है? व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक की तरह प्रत्यक्ष मुद्रा निर्माण का अधिकार तो नहीं रखती। नए नोट जारी करने का अधिकार तो केवल और केवल RBI के पास में। तो नोट तो जारी नहीं कर सकती, लेकिन निर्माण करती है। कैसे करती है? वे अपनी बैंकिंग क्रियाओं के माध्यम से साख निर्माण कर मुद्रा निर्माण में सहायक भूमिका निभाती है। बैंकों में साख का निर्माण करके भी नोट निर्गमित किए जा सकते हैं, मुद्रा की आपूर्ति की जा सकती है। व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता नव मुद्रा के सृजन क्षमता जैसी होती है तथा कुल मुद्रा स्टॉक में वृद्धि भी होती है। इस प्रकार व्यापारिक बैंक मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। दूसरा हमने लिखा साख मुद्राओं के प्रणेता। केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन व्यापारिक बैंक साखों का निर्माण करती है। व्यापारिक बैंक जो साख का निर्माण करती है वो मुद्रा की चलन गति पर निर्भर करता है। मुद्रा की किस गति से आधार पर उसको चलाया जाता है। व्यापारिक बैंकों द्वारा जारी प्रपत्र व जन सामान्य में इतना विश्वास अर्जित कर चुके हैं कि वे मुद्रा के रूप में लेन देन में सामान्य स्वीकार किए जाने लगे हैं। चेक, ड्राफ्ट, साख पत्र, यात्री चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि व्यवस्थाएं नवीन साख मुद्रा का रूप ले रही हैं, जो मूल मुद्रा के पीछे जारी की जाती है। यह साख मुद्रा व्यवस्था व्यापारिक बैंकों की ही देन है। इस प्रकार व्यापारिक बैंकें बिना नोट के सिर्फ जनता के विश्वास के आधार पर साख का निर्माण कर मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा हमने लिखा RBI और जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य। अब RBI ने नोट जारी कर दिए और जनता से सीधा कनेक्शन व्यापारिक बैंकों का। तो RBI तो जनता के पास जाएगी नहीं, जनता RBI के पास जाएगी नहीं, तो जनता का काम किससे पड़ना है? व्यापारिक बैंकों से। सभी व्यक्तियों के खाते व्यापारिक बैंकों में खोले जाते हैं और वहीं उनके लेन देन होते हैं, वहीं उनको ब्याज मिलता है, वहीं उनको डिपॉजिट्स मिलती है, वहीं उनको सुरक्षा मिलती है। और साख का निर्माण भी वही बैंकें करती हैं। व्यापारिक बैंक मुद्रा आपूर्ति व्यवस्था के मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करती है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा का वितरण व्यापारिक बैंकों के माध्यम से होता है। फटे पुराने नोट का संग्रहण व्यापारिक बैंकों द्वारा ही किया जाता है। साख मुद्रा पर नियंत्रण रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ही करता है। मुद्रा की सुरक्षा तथा नवीन निवेश व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ही संभव होते हैं। इस प्रकार व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक व जनता के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक रूपी कड़ी के माध्यम से रिजर्व बैंक जनता के बीच मुद्रा आपूर्ति संभव हो जाती है। इस प्रकार तीसरा हमारा महत्वपूर्ण घटक था व्यापारिक बैंक। हमने 2 चीज़ें इसमें देखी है पूरे प्रश्न में। पहली तो हमने देखी है कि मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत RBI किस प्रकार से कार्य करती है,
दूसरा हमने देखा है सरकार कैसे कार्य करती है, फिर हमने देखा व्यापारिक बैंकें कैसे कार्य करती है। इस प्रकार से मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत ये 3 आपूर्ति के घटक हैं। इन 3 घटकों का विशेष महत्व है। आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। आगे कल अगले वीडियो में आपको और कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।